तो 2025 में इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? देखिए, सिर्फ कुछ टॉप फंड्स की लिस्ट देख लेने से बात नहीं बनेगी। आज हम मिलकर एक ऐसी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे जो असल में काम आए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भाई कौन से फंड्स चुनने हैं। असली सवाल तो ये है कि एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन सबको एक साथ जोड़ा कैसे जाए। तो जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ ETFs की एक लिस्ट पर बात नहीं करने वाले। हम एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर रहे हैं जो एक मजबूत इंडिया सेंट्रिक पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। और अब आते हैं उस मेन स्ट्रैटेजी पर जो इस पूरे खेल को बदल सकती है। इसका नाम है कोर सैटेलाइट अप्रोच। अच्छा, ये है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, पोर्टफोलियो का एक कोर यानी कि एक मजबूत स्टेबल हिस्सा है जो सुरक्षा देता है, और फिर इसके चारों ओर हैं सैटेलाइट्स, मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जो हाई ग्रोथ दे सकते हैं। तो एक तरह से ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक मजबूत कोर यानी कि नींव तैयार करें। दूसरा, कुछ खास थीमेटिक डाउन लगाइए, और आखिर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक सैटेलाइट जोड़ दीजिए। तो सवाल ये है कि कौन से ETFs इस स्ट्रैटेजी में कहाँ और कैसे फिट होते हैं। चलिए अब इसे ही देखते हैं। तो ये हैं हमारे वो 5 दावेदार। यहाँ स्क्रीन पर एक क्विक ओवरव्यू है कि ये क्या ट्रैक करते हैं, इनका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न, और इनकी कॉस्ट कितनी है। इस कंपैरिजन से फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है एक मजबूत और कम लागत वाले कोर से, और इस रोल के लिए हमारे पास 2 बहुत ही शानदार ऑप्शन हैं। तो देखिए, एक तरफ है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद कंपनियां, और दूसरी तरफ वो कंपनियां जिनमें कल का स्टार बनने का पोटेंशियल है। तो यहाँ चॉइस ये है कि स्टेबिलिटी को चुने या फिर थोड़ी ज्यादा ग्रोथ की तरफ जाएं। कोर तो सेट हो गया, अब बात करते हैं एक खास थीमेटिक प्ले की, यानी सरकारी कंपनियों का रिवाइवल। सवाल यह है कि क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है? अच्छा, तो ये जो 2 ETFs हैं, ये सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के 2 अलग-अलग तरीके दिखाते हैं। और एक बात कॉमन है, दोनों ने ही पास्ट में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 30% से भी ज्यादा का एवरेज एनुअल रिटर्न। इससे पता चलता है कि इस थीमेटिक बेट में कितना दम हो सकता है। पर हाँ, ये भी याद रखना होगा कि ये एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। और यहाँ तो एकदम साफ साफ दिखता है कि एक ब्रॉड मार्केट इन्वेस्टमेंट और एक फोकस्ड थीमेटिक बेट के परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। और अब आखिर में इस पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल तड़का लगाते हैं। और ये तड़का कहाँ से आएगा? अमेरिका के फास्ट ग्रोइंग टेक सेक्टर से। ये ETF हमें नैस्डैक 100 तक एक्सेस देता है, मतलब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी। ये चीज़ पोर्टफोलियो को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देती है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसा हमने कहा, एकदम परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या खतरे छिपे हो सकते हैं। देखिए, एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाने का खतरा हो या फिर करेंसी के उतार चढ़ाव का, ये सारी चीजें रिटर्न पर असर डाल सकती हैं। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, जब भी नैस्डैक जैसे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो डॉलर और रुपए के बीच का जो उतार चढ़ाव है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर इन सब बातों से हमने सीखा क्या? चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी सिर्फ 5 ETFs के एक लिस्ट से, और अब हमारे पास क्या है? एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक स्टेबल कोर है, कुछ एक्साइटिंग थीमेटिक प्लेज हैं, और एक ग्लोबल सैटेलाइट भी। तो बस ये याद रखना है, असली बात ये नहीं है कि क्या खरीदा जा रहा है, बल्कि ये है कि क्यों खरीदा जा रहा है, क्योंकि आखिर में एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही लॉन्ग टर्म में सफलता की गारंटी बन सकती है।